हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके थे रिडक्शन की, है ना, कि रिडक्शन हम कैसे कराते हैं और रिडक्शन के थ्रू हमको क्रूड मेटल ऑब्टेन होता है। क्लियर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल, कि जो हमको मेटल ऑब्टेन हुआ है उसमें कुछ न कुछ अमाउंट में, यानी कम अमाउंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उनको हम कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम प्यूरिफिकेशन। तो अगर अभी तक हम बात करें तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ओर ऑब्टेन किया था और ओर की ग्राइंडिंग और क्रशिंग की थी और उसको एक बॉल मिल से क्या किया था, पल्वराइज ओर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, उसे कंसंट्रेटेड ओर लिया और कंसंट्रेटेड ओर बनाया। उसके लिए हमने फिजिकल मेथड्स किए थे कुछ, फिर हमने लीचिंग वगैरह केमिकल मेथड्स में किए, और उस कंसंट्रेटेड ओर को हमने किस में कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में। क्लियर है। ऑक्साइड के लिए हमने दो मेथड्स यूज किए, लीचिंग की और मतलब रोस्टिंग की और कैल्सिनेशन किया। क्लियर है। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसका रिडक्शन कराया और रिडक्शन पर हमको क्या मिला, क्रूड मेटल। तो यहां तक हम कर चुके थे। अब आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्यूरिफिकेशन के बारे में, कि उस क्रूड मेटल से हम प्योर मेटल कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। क्लियर। हम प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने बोला कि हमको जो क्रूड मेटल मिला है उसमें कुछ न कुछ अमाउंट में क्या है, इम्प्योरिटीज तो है। ऐसा तो नहीं है उससे हमको 100% प्योर मेटल ऑब्टेन हुआ, तो उसमें कुछ न कुछ अमाउंट में इम्प्योरिटीज हैं। तो इस प्रोसेस हम क्या करेंगे, उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे। और इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के हमारे पास अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटीज के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, या बोले कि अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। तो अगर प्यूरिफिकेशन में हम कुछ बेसिक चीजें याद रखें तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन प्रोसेस still contains some objectionable impurities which have to be removed. मतलब क्या हुआ, आफ्टर रिडक्शन हमको क्या मिला था, क्रूड मेटल। क्लियर है। तो उसमें क्या होगा, कुछ सम अमाउंट में क्या है, ऑब्जेक्शनेबल इम्प्योरिटीज है। मतलब जो एक हमको मालूम मेटल का कहाँ यूज करना है, एक तो उस पर डिपेंड करता है कि ऐसे आयरन में भी बोले तो पिग आयरन, कॉस्ट आयरन, डिफरेंट टाइप के आयरन होता है। तो मान लो उसमें कोई ऐसी इम्प्योरिटी है जिससे आपको ऑब्जेक्शन है ना, मतलब बोला कि वो इम्प्योरिटीज एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको बोला हमने ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज है, उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। किसमें, प्यूरिफिकेशन मेथड में। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट लिखोगे, प्यूरिफिकेशन टेक्निक वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट मेटल के लिए आपकी जो टेक्निक्स हैं प्यूरिफाई करने की वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, है ना। प्यूरिफिकेशन टेक्निक वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ मेटल which to be taken from मेटल। मतलब ये हुआ, एक तो एक मेटल पे डिपेंड करेंगे टेक्निक से, हमको कौन सी टेक्निक यूज करनी है वो मेटल के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। दूसरी है कि हमको उस मेटल को कहां पर यूज करना है,
उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया कॉस्ट आयरन और पिग आयरन, तो इनमें भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज होंगे, क्योंकि दोनों के में प्योरिटी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। पॉइंट 3 लिखेंगे, समटाइम्स ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन some additional substance has to be added. मतलब ये हुआ, हमको ये भी करना पड़ सकता है कि कोई ऐसी इम्प्योरिटीज है जो सिंपल मेथड से रिमूव नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमको कोई और अदर सब्सटेंस उसमें ऐड करना पड़ सकता है। एडेड टू गिव डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक टू मेटल, या फिर बोले कि हमको उस मेटल को कोई ऐसी प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है उसमें प्रोड्यूस करानी है मेटल में, है ना। तो उसके लिए भी हमको ये अदर सब्सटेंस मिक्स कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई और चीज मिलाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे हम एलाउ की बात करते हैं, है ना। जब दो डिफरेंट मेटल मिलाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। अगर उसमें एक ही मेटल है तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। अगर मेटल में नॉन मेटल मिलाओगे तो प्रॉपर्टी अलग होंगी। तो अपन कोई और सब्सटेंस मिला रहे हैं तो वो अपन आपको कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग और सब्सटेंस भी हमको मिलाना पड़ सकता है। अब देखो कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट चाहिए, जैसे आप ले लो गोल्ड और सिल्वर ले लिया, तो उसके लिए जो हम रिफाइनिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं, रिफाइनिंग टेक्निक्स एक्चुअली में क्या होता है कि आपको कॉस्टली पड़ती है। तो इसलिए हम इस रिफाइनिंग जो टेक्निक है इसको हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, है ना, चांदी हो गया, सिल्वर हो गया। अब ऐसा तो नहीं हम कॉपर के लिए वो चीज यूज करेंगे। क्यों? कॉपर को देखा जाए और गोल्ड को देखा जाए तो दोनों के कंपैरिजन में प्राइस में काफी अंतर है। अगर आप मान लो कॉपर का 100 ग्राम है ना, और गोल्ड का आपके पास 1 ग्राम है, फिर भी गोल्ड की कीमत ज्यादा होगी। तो आप जो कॉस्टली प्रोसेस है उसको किसके लिए यूज करोगे? गोल्ड के लिए यूज करोगे। यानी कि जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, एजी सिल्वर के लिए आप यूज कर सकते हो, है ना। तो यहां से आप इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हो, है ना। तो क्या बोलेंगे, समटाइम्स refining techniques are used to obtain some valuable byproduct like AG, AU, PT एटसेट्रा, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। क्लियर? अब इसको प्यूरिफिकेशन करने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेटल है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल मेथड्स के बारे में। फिजिकल मेथड्स, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये चीजें होंगी कि किस तरीके से हम प्यूरिफिकेशन करा सकते हैं। तो फिजिकल मेथड्स में सबसे पहले हमारे पास लिक्वेशन मेथड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है लिक्वेशन, यानी कि हम इसमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं कुछ भी, है ना। जिस भी मेथड की बात करेंगे तो देखो इस चैप्टर में आपकी रिएक्शन बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं है। अगर मैं रिएक्शन वाइज बात करूं इस चैप्टर में, तो रिएक्शन आपकी बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं है। आपका इंपोर्टेंट है इसमें टर्मिनोलॉजी। अगर आपको टर्मिनोलॉजी आती है तो आपके लिए चैप्टर काफी आसान है, और इससे क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। अगर आपने सारी टर्मिनोलॉजी को अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी से याद कर लोगे। उसके बाद इस चैप्टर से सिर्फ क्वेश्चन टिक करने वाले आते हैं, सॉल्व करने वाले कुछ भी नहीं आता। इससे क्वेश्चन देखा और सीधा टिक किया, वो आप जब कर सकते हो जब आपको टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ आता है ना। तो उससे क्या होगा, आप आसानी से उसे याद रख पाओगे, है ना। ठीक है, तो
लिक्वेशन मेथड। तो अगर हम लिक्वेशन मेथड की बात करें तो इसमें हम ऐसे मेटल्स को या ऐसे ओर को यूज करते हैं जिसमें मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, डिफरेंट हो। सिर्फ इतनी सी बात इसमें समझनी है कि इसमें हम ऐसे मेटल को यूज करते हैं जिसकी इम्प्योरिटीज और मेटल, क्योंकि ये क्रूड मेटल है ना हमारे पास, क्रूड मेटल के बाद अपन प्यूरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, तो मेटल और उसकी इम्प्योरिटीज में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दोनों का मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है? ओके। तो इसमें लिखेंगे दिस मेथड is used when metal is radially fusible, that means क्या हो जाए, मेल्टेड हो जाए, मेल्टेड while impurities associated with metal are not। मतलब ये हुआ कि जो मेटल है तो वो तो आपका कैसा हो, फ्यूजेबल हो यानी मेल्ट हो जाए, जबकि क्या आसानी से मेल्ट हो जाए, रेडियली यानी जल्दी से और आसानी से मेल्ट हो जाए। बट उसमें जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड है मेटल के साथ वो आपकी मेल्ट ना हो। ठीक है, डेट इज इम्प्योरिटीज आर इनफ्यूजेबल। मतलब आपकी जो इम्प्योरिटीज है वो मेल्ट ना हो। आप अगर सिंपल भाषा में इसको बोलें और आसान भाषा में अगर मैं इसमें बोलूं, समझाने की कोशिश करूं, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं इसके अलावा कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, while impurities have high melting point, क्लियर? सिंपल भाषा में आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो मेटल है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है यानी वो जल्दी से मेल्ट कर जाएगा, तो इम्प्योरिटीज उसमें क्या बचेंगी, रिमेनिंग बचेंगी, है ना? क्लियर है? ओके। तो इसमें हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक फर्नेस में कराते हैं ये प्रोसेस हम। क्लियर है? फर्नेस यानी भट्टी के अंदर। अभी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि उस स्ट्रक्चर की डायग्राम की आपको जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड में तो है ही नहीं, कई बार बता चुका हूं, बट थोड़ा फील आ जाएगा आपको, है ना, कि हाँ ऐसे ऐसे ये कुछ प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं आगे मेंशन कर देता हूं। impure metal is heated on a inclined hearth। इस पे इंक्लाइंड हर्थ पर भी आ रहे हैं, इसमें क्या होता है, तो उस पर क्या होगा, मेटल मेल्ट एंड फ्लोज डाउन और इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड, और इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, वहां बचेंगी। अभी आ रहे हैं ये कैसे, उस पर हम इसको हीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SN, SB, BI and PB which is obtained in
जिंक एजी अलाउ at the end of at the end of पार्क्स प्रोसेस। ये पार्क्स प्रोसेस क्या है, अभी इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओके। अब मैं अगर बात करूं कि इस टॉपिक से लिक्वेशन से आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, पहले उसकी बात करते हैं। इससे आपको स्टेटमेंट के थ्रू जनरली क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। आपको दे देगा कि लिक्वेशन मेथड यूज फॉर डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन मेटल एंड इम्प्योरिटीज। दूसरा पूछ लेगा डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन मेटल एंड इम्प्योरिटीज। ऐसे ही आपको और भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और भी ऑप्शन दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं कि आपको इनके टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट रटने हो कि इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ये है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है, ये ऐसा कुछ इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसका मीनिंग समझना चाहिए कि लिक्वेशन में होता क्या है, मेल्ट होता है, बॉइलिंग नहीं होता, है ना। ठीक है। अब जैसे मैं पार्क्स प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो अगर हम उस प्रोसेस की बात करें तो मैं उसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। इसको ऐसे करना है, ऐसे। ठीक है। थोड़ा इससे क्या होगा, डायग्राम से आपको थोड़ा फील आ जाएगा, है ना। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर? ओके। क्लियर? अब आपको देखने में थोड़ा ये लग रहा होगा ईंटें जैसी, है ना, ब्रिक्स, है ना। भट्टी में क्या होता है, ब्रिक्स लगी रहती है इधर, है ना। तो ये ब्रिक्स जैसी आपको क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। क्लियर? और इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक होपर लगा दिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, होपर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको मैं मान लो एसएन के लिए कर ले रहा हूँ, इम्प्योर एसएन हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से डालेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने क्या किया, कोई फ्यूल भर दिया। मान लो ये हमने क्या किया, यहाँ पे फ्यूल भर दिया। यहाँ पे फ्यूल रहता है, अगर आप लोगों ने ये भट्टी इस टाइप में देखो, इसको भट्टी बोलते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे क्या भर दिया, फ्यूल भर दिया। तो फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा, बर्न होगा तो उसे हीट रिलीज होगी। क्या होगी, हीट रिलीज होगी, और कुछ क्या होगा, आपके वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। तो आपने फ्यूल डाला और यहां से क्या किया, उसको जब वो बर्न किया तो हीट रिलीज हुई। तो ये ब्रिक्स लगाते हैं भट्टी में, अगर आपको पता हो तो उससे क्या होता है, ये हीट आपकी मतलब आप अच्छे से यूज कर पाते हो, बाहर नहीं जाएगी। जैसे मैं आपको
प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था ना, जिसमें सैंड भरे थे हम। तो यहाँ हम ब्रिक्स यूज करते हैं, और क्या होगा इससे, जो आपका इंक्लाइंड जो मैं अभी यहाँ पे बोला था, कहाँ पे, यहाँ कहीं बोला था ना कि यहाँ पर बात किए थे ना, इम्प्योर्ड मेटल हीटेड इंक्लाइंड हर्थ, तो इसका मतलब ये, इस पे आपका क्या आएगा, अब यहाँ से आपकी जो क्रूड मेटल है वो आपने डाला, उसमें किसका, एसएन का, तो वो जो मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो वो तो मेल्ट होकर आपका क्या करेगा, इसके अंदर में आ जाएगा, कौन, मेटल। बाकी इम्प्योरिटीज आपकी क्या होंगी, रिमेनिंग यहीं पे बच जाएंगे। क्लियर, तो ये पूरी प्रोसेस है इसकी, है ना। और ये जो अपन जो कंटेनर लेते हैं, हम लेते हैं कॉस्ट आयरन का, है ना, हालांकि ये जरूरी नहीं है, कॉस्ट बुक में जो लिखा है इसलिए अपने यहां लिख लिया, है ना। और ये क्या है आपका, स्लोपिंग हर्थ। क्लियर, ओके। तो इसमें आपको अब यहां से पता होना चाहिए, आपने एसेंट, इम्प्योर एसेंट डाला तो इसमें जो मेटल है वो तो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, इम्प्योरिटीज रिमेनिंग बचेंगी। इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है जनरली आयरन की और टंगस्टन, डेट इज डब्ल्यू की होती है। तो ये हम जानते हैं कि जो वल्व होता है उसका जो स्प्रिंग टाइम में जो अंदर रहती है वो किसकी होती है, टंगस्टन की होती है, तो वो उस समय भी मेल्ट नहीं करता है। डेट इज, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो एसन है तो वो तो हो जाएगा मेल्ट, और नीचे आ जाएगा इम्प्योरिटीज रिमेनिंग बचेगी। हालांकि हमको फिर से बोलूंगा, टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए लिक्वेशन में टेम्परेचर डिफरेंस होता है इम्प्योरिटीज और मेटल के बीच में। क्लियर है, क्लियरिटी बनती है, ओके। इसमें आपका क्या आ रहा है, मेटल, मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद सेकंड जो आपका मेथड है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ उसको डिस्टिलेशन मेथड दे रखा है ना नाम, तो उसका अगर हम पूरे नाम की, कंप्लीट नाम की बात करें तो क्या है उसका नाम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की बात करें तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से क्या समझ में आ रहा है, यानी वाटर। तो इसमें जो आप इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हो वो किसकी वजह से करते हो, जल्दी बोलो, किसकी वजह से करोगे, डिस्टिलेशन होगा, यानी कि आप बॉइलिंग पॉइंट की वजह से करोगे। ठीक है, तो यही टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए। लिक्वेशन में हम किसकी वजह से करते हैं, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, और इसमें हम किसकी वजह से करने वाले हैं, बॉइलिंग पॉइंट की वजह से। क्लियर है, यानी कि इम्प्योरिटीज और मेटल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसमें लिखोगे दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड when metals have low boiling point and impurities associated with it have, this metal used when metals have low boiling point and impurities associated with metal have high boiling point, मतलब जो क्रूड मेटल है उसमें आपकी इम्प्योरिटीज में है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और मेटल का क्या होगा, कम होगा, है ना। और इसका क्या हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या है, इसका उल्टा, मतलब कि आपका मेटल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज मेजरली यूज्ड फॉर जिंक, कैडमियम एंड एसजी। हम जनरली इनके लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें, अब फिर से हम वो फर्नेस नहीं बनाएंगे जैसे अभी बनाया है ना, अब इतना फर्नेस नहीं बनाएंगे। फिर से बोलूं कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे डिस्टिलेशन
मेथड्स यूज फॉर, बोलो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए एप्लीकेबल है ना, तो या डाइपोल मोमेंट के लिए एप्लीकेबल है। अब ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, तो फाइनली तो आपको ये पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? ओके। और लोकेशन किसके लिए? मेल्टिंग पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? तो फिर भी मैं इसको थोड़ा एक समझाने की कोशिश करूंगा। आपको उनके मेल्टिंग पॉइंट याद नहीं रखने हैं, रख लो तो अच्छा है ना, पर आपको जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोल लिया जिंक, CD, Fe और Cu, ये मेरे पास एक मिक्सचर है इतनी सारी चीज़ों का। मेरे को मान लो इसमें से अलग करना है जिंक को, तो पहले मैं इसको हीट कर दूंगा 767 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक, Fe और Cu तो रिमेनिंग बचेंगे। कैडमियम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर में। अगर मेरे को इस मिक्सचर से सिर्फ वेपर कैडमियम चाहिए तो मैं इसको हीट कर दूंगा 760 टेम्परेचर पर, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट है किसका? कैडमियम का। तो ये बॉयल होकर वेपर में आ जाएगी। तो आप यहां से क्या कर सकते हो? कैडमियम अलग कर सकते हो। अब बोलो कि नहीं हमको तो जिंक को अलग करना है, तो आप इसको और हीट करोगे। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 920 डिग्री सेल्सियस जिंक का। तो भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वही तो वेपर में जाएगा, जिनका नहीं है, जिनका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो अभी रिमेनिंग बचेंगे। तो Fe और Cu आपका क्या हो जाएगा? रिमेनिंग बच जाएगा। ऐसे ही आपको Fe का चाहिए तो उसका। तो इसमें आपको ये टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा जाता है कि किस के लिए यूज करते हैं, तो ये बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? ओके। उम्मीद करता हूँ क्लियरिटी हो गई। यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने भरपूर समझाने की कोशिश की है। ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जॉइंट रिफाइनिंग मेथड। थर्ड मेथड है जॉइंट रिफाइनिंग मेथड। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड को हम जब भी यूज करते हैं जब हमको हाई प्योरिटी का मेथड क्या हो, रिक्वायर हो, या फिर बोले किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए मेटल की रिक्वायरमेंट है, जब भी हम इस मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि ये हमको कॉस्टली पड़ता है। क्लियर? ओके। जैसे कि हम सेमीकंडक्टर्स के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं, तो हम उसको इसी मेथड से ऑब्टेन करते हैं। किससे? जॉइंट रिफाइनिंग मेथड से। तो इसमें लिखेंगे दिस मेथड इज यूज्ड, दिस मेथड इज यूज्ड when metal is required, when metal is required in high purity for specific application, high purity for specific application, पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, इस मेथड को हम कब यूज करेंगे? जब हमको हाई प्योरिटी के रिक्वायरमेंट हो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, विच आर used in semiconductor, semiconductors are required in high purity, required in high purity। इसकी रिक्वायरमेंट हमें कब होगी? हाई प्योरिटी के लिए। क्लियर है? जब भी हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमको सेमीकंडक्टर बनाना है तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का जब यूज करते हैं, वो हाई प्योरिटी वाला सिलिकॉन जर्मेनियम यूज करते हैं, तो इसलिए हम इनको इस मेथड से ऑब्टेन करते हैं। सेकंड लिखोगे दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, दिस मेथड इज
based on the principle of impurities are more soluble, impurities are more soluble in molten metal, in molten metal। मतलब आपका जो मोल्टन मेटल है, मतलब आप हीट करोगे तो मेटल आपका मोल्ट कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो जो आपके पास मोल्टन जो मेटल है, मतलब जो मोल्टन समझ लो, जो मेल्ट किया हुआ मेटल है, उसमें इम्प्योरिटीज क्या है, ज्यादा सॉल्युबल है। क्या है, ज्यादा सॉल्युबल है। ध्यान से सुनना कि जो आपका मोल्टन मेटल है उसमें इम्प्योरिटीज आपकी क्या है, सॉल्युबल है। ठीक है, जबकि जो मेटल है, वाइल मेटल इट सेल्फ नॉट, जबकि मेटल खुद अपने मोल्टन मेटल में सॉल्युबल नहीं है। समझ गए ना, इसको ध्यान से सुना, नहीं तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि जो इम्प्योरिटीज है वो तो मेटल मोटल में क्या है, सॉल्युबल है, बट खुद मेटल मोल्टन, अपने ही मोल्टन मेटल में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, आगे लिखोगे impure molten metal on gradual cooling deposit crystal of pure metal और प्योर मेटल। मतलब क्या हुआ, अब आपके पास जो इम्प्योर मोल्टन मेटल है, क्यों, क्योंकि उसमें आपके पास इम्प्योरिटीज भी सोल्यूबल है और मेटल भी सोल्यूबल है। तो भाई इम्प्योरिटीज तो सेल्यूबल है और मेटल कैसा है, इनसोल्यूबल। तो आप जब उसकी कूलिंग करोगे तो जो मेटल मोल्टन मेटल है वो किस में आ जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में, यानी सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, वहीं पे रिमेनिंग बच जाएंगी, है ना। प्योर मेटल वाइल, अभी समझाएंगे डायग्राम के थ्रू भी इसको, वाइल impurities remain in molten form, क्लियर है। ओके, अब देखो इस प्रोसेस में होता क्या है। जैसे मान लिया कि हमारे पास ये क्या है, एक रॉड है जो कि इम्प्योर मेटल की है। ये क्या है, आपके पास रॉड है जो किसकी है, इम्प्योर मेटल। मतलब अब ये सॉलिड फॉर्म में, तो इसमें मेटल भी है और इम्प्योरिटीज भी है। अब मैंने क्या किया, इससे एक मूवेबल सर्कुलर हीटर लगा दिया। मैंने क्या किया, यहां एक ये हीटर लगा दिया, और ये हीटर कैसा है, मूवेबल सर्कुलर हीटर। मतलब ये हुआ कि इस हीटर को मैं ऐसे पीछे भी ले जा सकता हूं और आगे भी लेके आ सकता हूं। जो हीटर जो आपने ये लगाया है ये मूवेबल है, क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो इसमें होता क्या है कि मान लो ये हीटर है, अब आपने इसको क्या ऑन किया तो हीट करेगा इस रॉड को। जब इस रॉड को हीट करेगा तो ये रॉड क्या होगी, मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट करने लगेगा। क्या करने लगेगी ये रॉड, मेल्ट करने लगेगी। जब मेल्ट करने लगेगी तो इसका मोल्टन फॉर्म आ जाएगा रॉड का। ठीक है, अब इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज भी है, सोल्यूबल है, तो भाई इम्प्योरिटीज भी क्या होने लगेंगी, उसमें घुल जाएंगी, मतलब मिक्स हो जाएंगी। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ये इम्प्योरिटीज इसमें क्या हो जाएंगी आपकी ये आपका क्या है, इम्प्योर, यहां क्या मोल्टन है, यह क्या मोल्टन है आपका, ये मोल्टन फेज है। कैसा फेज है, मोल्टन फेज है। इसमें आपकी इम्प्योरिटीज प्लस मेटल दोनों है। अभी क्या, इम्प्योरिटीज प्लस मेटल, इसमें आपकी दोनों चीजें मैं बोल देता हूँ, ये यहां तक है, चलो, है ना। इसमें आपकी इम्प्योरिटीज प्लस मेटल दोनों है। बट जैसे जैसे आपने इसको कूलिंग किया तो अब ये वाला जो पार्ट है आपको, ये शेडेड जो पार्ट आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपका एक मेटल जो इम्प्योर फॉर्म में था
मॉल्टन फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ऑन कूलिंग में, जो इस हीटर के आगे वाला पार्ट है। तो अब इसमें रिमेनिंग आपकी क्या बचेंगी, सिर्फ इम्प्योरिटीज। इसमें क्या बचेंगी आपकी, सिर्फ इम्प्योरिटीज, है ना। ये आपकी कौन सी फॉर्म है, मॉल्टन फॉर्म, मॉल्टन फॉर्म। तो इसमें से हम बाहर लिख लो, या इसमें बचेंगी क्या, इम्प्योरिटीज। क्लियर है, ओके। और अब ये जो पार्ट आपके पास है ये आपका क्या है, प्योर मेटल, प्योर मेटल। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझो, मान लो ये जो है, देख रहा है ना, ये जो है ये आपका क्या है, एक सर्कुलर हीटर है। क्या है, सर्कुलर हीटर है। ये मेरी इम्प्योर रॉड है, पेन को मैंने क्या मान लिया, इम्प्योर रॉड। तो अब यहां से मान लो मैंने पहले हीटर ऐसे लेके आया स्टार्टिंग में, फिर मैं ऐसे लेके आया, हीटर को ऐसे मूवेबल है, ऐसे मूव करा रहा हूं। तो हो क्या रहा है, ये रॉड क्या हो रही है आपकी, मेल्ट करती जा रही है। तो इसके जो मेल्ट मेटल है उसमें इम्प्योरिटीज भी मेल्ट हो रही है साथ में, क्योंकि वो सोल्यूबल है। क्लियर है। तो अब मान लो यहाँ पे इस जगह पे आपकी क्या हो रहा है, पूरा मोल्टन फॉर्म आ गई, जो कि मैंने ये डिनोट किया है। ठीक है। अब जैसे जैसे आगे गई कूल हो रही है रॉड, जो आपका ये मटेरियल है ये मान लो आगे जा रहा है, ये तो वो क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, जो मेल्टन वाला ठंडा होगा। तो अब जो मेटल तो अपने ही मोल्टन फेज में क्या है, इनसॉल्युबल, तो वो तो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो गया। जो अब आगे वाला जो पार्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया ये पार्ट है ना, अब इस पेन में आप देखोगे तो ये आगे वाला जो पार्ट है अभी आपका कैसा हो गया, प्योर मेटल का हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये मोल्ट किया था, मेल्ट किया था, उसमें इम्प्योरिटीज भी मेल्ट कर गई। तो इम्प्योरिटीज तो सोल्यूबल है, तो इम्प्योरिटीज तो इधर ही रहेगी, क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट भी तो अब इसमें मेल्ट कर रहा होगा, उसके साथ इम्प्योरिटीज रहेगी। और फाइनली जो आगे निकल गया वो क्या हो गया, आपका प्योर मेटल हो गया। तो ऐसे ऐसे अपन क्या करेंगे, पूरी रॉड को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी क्या होती है, प्रोसेस होती है। उम्मीद करता हूं क्लियरिटी हो गई होगी। तो यहां तक हमारा क्या होता है, फिजिकल मेथड्स सारे की सारे क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो जितने भी हमारे फिजिकल मेथड्स, इंपॉर्टेंट फिजिकल मेथड्स हैं, या फिर रिडक्शन की बात हो, फिजिकल केमिकल जो भी जहां पे किया है, रिडक्शन तक जितनी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी हम कवर करते आ रहे हैं। ठीक है। अब वैसे ही हमने फिजिकल मेथड्स में जितने इंपॉर्टेंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड्स की। नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्लियर है। अगर केमिकल मेथड की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें आपके पास जो इम्प्योरिटीज होती है उसकी ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा होती है, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है, एक वॉलेटाइल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर के फॉर्म में बाहर चला जाता है, या फिर वो स्लैग बन जाता है। तो अभी अपन बात करेंगे। तो पहले इसमें लिखोगे, दिस मेथड आर यूज्ड, दिस मेथड आर यूज्ड, दिस मेथड आर यूज्ड when impurities present in the when impurities present in the metal have greater affinity for, एफिनिटी माने होता है अट्रैक्शन, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्लियर है। तो इस मेथड को हम कब यूज करेंगे, जब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दी मेटल हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या हो, ज्यादा एफिनिटी हो, किसमें, इम्प्योरिटीज में जो मेटल के साथ है। देन मेटल ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, देन मेटल, मतलब उसकी इम्प्योरिटीज की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो ज्यादा होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, मेटल से, है ना। सो इट ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज होगा, इम्प्योरिटीज। सो इस ऑक्सीडाइज्ड, सो इट ऑक्सीडाइज्ड मोर इजिली, सो इट ऑक्सीडाइज मोर इजिली, है ना, देन मेटल। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी अपने आप में क्या है, एक ऑक्सीडेशन है ना। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन है।
ठीक है, ये तो 9th-10th में ही पढ़ा है। तो यहां से हमने ये देख लिया मेन जो पॉइंट इसका है अभी फर्स्ट पॉइंट, कि ये हम मेथड जब यूज करते हैं जब उस मेटल की जो इम्प्योरिटीज है उनकी ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा हो एज कंपेयर टू मेटल, तो वो क्या होगी, आसानी से क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, है ना। ठीक है, तो मोर इजिली देन मेटल, क्लियर है। अब जो ऑक्साइड बनेगा, अब यहां से क्या होगा, अभी तो ऑक्सीडाइज होगा, मतलब आपका ऑक्साइड बनेगा किसका, इम्प्योरिटीज का। अब इस ऑक्साइड को हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से रिमूव कर सकते हैं ना। तो यहां पे हम लिखेंगे दिस ऑक्साइड कैन बी रिमूव्ड, एच। अब इस ऑक्साइड को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए फर्स्ट मेथड होगा हमारे पास रिमूव करने का। तो इसमें लिखेंगे दिस ऑक्साइड फॉर्म अ स्कम, मतलब झाग, स्कम, ये एक लेयर की टाइप बन जाती है, ऊपर लेयर टाइप होगा, ऑन द सरफेस ऑफ मोल्टन मेटल, है ना। एक मेथड क्या है कि इस ऑक्साइड की क्या बन जाए, स्कम बन जाए, किस पे, जो मोल्टन मेटल है उसकी सरफेस पर, यानी कि ऊपर, है ना। और विच कैन बी, और फिर हम उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, विच कैन बी रिमूव बाई स्किमिंग। स्किम मतलब होता है वैसे फिसलना, है ना, या बोले हवा में घूमना। पर स्किमिंग हम यहाँ क्या समझेंगे, इसका स्किमिंग का मतलब है फिसलना, मतलब हटाना। उससे अपन क्या करेंगे, फिर उसे रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो फर्स्ट तो क्या हो गया कि आपका जो ऑक्साइड है वो एक स्कम के फॉर्म में क्या करेगा, मोल्टन की सरफेस पर आ जाएगा, और फिर अपन आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑक्साइड है किसका, ये ध्यान देना, मेटल का नहीं, किसका है, इम्प्योरिटीज का है। ठीक है, तो हम पहले ही वो पॉइंट लिख चुके हैं कि ऑक्साइड कौन बनाएगा इसमें, इजिली इम्प्योरिटीज। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, अगर आपका जो ऑक्साइड वोलाटाइल है, तो पहले लिख लो, इफ ऑक्साइड इज वोलाटाइल देन इट passes away from blast of air। अगर वो वोलाटाइल होगा, मतलब समझते हो आप वोलाटाइल का मतलब क्या है, वेपर फॉर्म में जो कन्वर्ट हो सकता है, तो हम एयर का ब्लास्ट भी करा देंगे, मतलब, है ना, तो भी वो क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और जो थर्ड है आपका, थर्ड में लिखोगे दिस ऑक्साइड मे फॉर्म स्लैग। ये ऑक्साइड आपका स्लैग के फॉर्म में भी हो सकता है, फॉर्म स्लैग विथ द मटेरियल ऑफ लाइनिंग ऑफ फर्नेस। मतलब क्या हुआ, अब अपन जो लाइनिंग ऑफ फर्नेस की बात कर रहे हैं वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड की होती है। किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की होती है। जो फर्नेस की हम जो लाइनिंग करते हैं वो हमारे पास होती है कैल्शियम ऑक्साइड की। क्लियर, ओके, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसके साथ ये क्या करता है, स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है। कौन, ऑक्साइड, किसका ऑक्साइड, इम्प्योर। तो इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग की। किसकी, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। ये ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग क्या होती है, तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा बेसिमराइजेशन। ये बेसिमराइजेशन हम कराते हैं इम्प्योर आयरन के लिए। इस प्रोसेस को हम कराते हैं। क्लियर, इसमें हम करते क्या है,
जो इम्प्योर आयरन होता है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस में क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इम्प्योर मेटल इज हीटेड, इम्प्योर मेटल इज हीटेड, मेटल इज हीटेड इन फर्नेस, इन फर्नेस माने होता है भट्टी, इन फर्नेस एंड ब्लास्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर, एंड ब्लास्ट ऑफ, उसमें ब्लास्ट कराते हैं किसका, कंप्रेस्ड एयर का, है ना, मतलब प्रेशर के साथ उसमें क्या करते हैं, एयर छोड़ते हैं। इज ब्लोन विच ऑक्सीडाइज, विच ऑक्सीडाइज impurities into their oxide, into their oxide, and can be removed, and can be removed in the form of slag। आप उसमें एयर छोड़ते हो तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती है, डेट मीन्स वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में उनको हम रिमूव कर देते हैं किसकी फॉर्म में, सिलेक्ट के फॉर्म में, है ना। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, जैसे अपन पिग आयरन का एक एग्जांपल लेते हैं, पिग आयरन। अगर हम पिग आयरन की बात करें तो इसमें 4 to 5% क्या होता है, आपका कार्बन होता है। 4 से 5% क्या होता है पिग आयरन में, कार्बन होता है, प्लस एमएन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन। ये इसमें एज क्या होती है, इम्प्योरिटी। ये क्या होती है इसमें, इम्प्योरिटीज। क्लियर, मतलब 4 से 5% कार्बन होता है, कुछ बहुत कम स्मॉल अमाउंट में उसमें क्या होता है, एमएन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन की क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है किसमें, पिग आयरन के अंदर। 4 to 5% कार्बन और एमएन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन की इम्प्योरिटीज होती है। क्लियर, तो इसमें हमने क्या कराया, ब्लास्ट ऑफ एयर कराया। तो जो ब्लास्ट ऑफ एयर कराया तो वो क्या करेगा, इस फॉस्फोरस को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, P4 से इसको कन्वर्ट कर देगा P4O10 में। ये तो हमने P ब्लॉक में भी देखा था कि फॉस्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो P4O10 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सेम सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 5 लिख सकते हो, और ये करेगा तो बना लेगा SiO2। क्लियर है, ओके। जब Mn ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन क्या है, हाँ हमने बोल रखा है एयर का ब्लास्ट कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा MnO, मैंगनीज का ऑक्साइड बना देगा। क्लियर है, ओके। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दोगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब लाइनिंग ऑफ जो फर्नेस होती है वो मैं आपको बताया था किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्साइड की। लाइनिंग ऑफ फर्नेस, लाइनिंग ऑफ फर्नेस किसकी होगी, आपकी कैल्शियम ऑक्साइड की। तो अभी हमने यहाँ क्या बोला कि जो इम्प्योरिटीज है वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये देखो इनने क्या किया, ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया कि इन्हें इम्प्योरिटीज में, और बाद में क्या होता है वो सिलेक्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। सिलेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता था कि जो इम्प्योरिटीज है उनके साथ में हम क्या मिक्स करते थे, फ्लक्स मिक्स करते थे, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चरों में। तो हम क्या यूज करते थे, फ्लक्स का यूज करते थे, तो उसका जो प्रोडक्ट आता था उसे हम स्लैग बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देने वाली बात ये, सारी की सारी इम्प्योरिटीज कैसी हैं, एसिडिक नेचर की हैं। सर कैसे एसिडिक नेचर की हैं, क्योंकि ये सब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइनिंग ऑफ फर्नेस है वो किसकी है, कैल्शियम ऑक्साइड की। डेट मीन्स ये कैसा है, बेसिक नेचर का है, ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है। इसमें जो लाइनिंग है आपकी फर्नेस की वो वर्क करती है एज ए फ्लक्स, है ना। तो इट इज अ बेसिक ऑक्साइड। क्लियर है, तो भाई फ्लक्स हमने सिलेक्ट के लिए बोला क्या था, सिलेक्ट के लिए हमने बोला क्या था कि एक तो बेसिक ऑक्साइड होगा और एक उसमें होगा एसिडिक ऑक्साइड, है ना। तो उसमें से एक आपका क्या होगा, फ्लक्स होगा, है ना। जैसे P4O10 आपका एसिडिक है,
P4O10 क्या है, एसिडिक है, ये बेसिक है, तो ये फॉर्म कर लेगा आपका CA3 PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, बैलेंस करने के लिए 2 कर दिया, तो यहाँ आपको करना पड़ेगा 6, है ना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ कितना करना पड़ेगा 6। ठीक है, इसको बोलते हैं हम थॉमस सिलेक्ट। ठीक है, ऐसे आप बाकी के भी बात कर सकते हो, ये एसिड है और ये आपका क्या है, बेस है। मैं एमएनओ का और ले लेता हूँ, एमएनओ आपका बेसिक होगा और SiO2 आपका एसिडिक होगा, एसिडिक बेसिक। क्लियर? ओके, ठीक है। अब ये एसिडिक नहीं होगा, क्यों? Mn तो आपका क्या है, मेटल है, और मेटल आपके कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड, है ना, जबकि SiO2 कैसा है, नॉन एसिडिक है ना। ठीक है, तो ये बनाएगा MnSiO3। क्लियर? ओके, ये भी आपका क्या है, सिलैग है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो जाता है क्या, बेसिमराइजेशन। क्या हो जाता है, बेसिमराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, अभी अपन आयरन के इस पिग आयरन में क्या है, अभी भी 4 to 5% कार्बन है, कार्बन का तो रिमूवल नहीं किया, बट हमने बाकी की जो इम्प्योरिटीज थी उनको रिमूव कर दिया। तो जब हम रिफाइनिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे, है ना, जब देखेंगे इस 4 to 5% आयरन को भी हम कैसे रिमूव करते हैं। क्लियर, समझ में आया? अभी आपको क्या याद रखना है, पिग आयरन में 4 to 5% क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, ये जो इम्प्योरिटीज है उनको तो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब हम रिफाइनिंग पढ़ेंगे इसका, या बोले एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे आयरन का, जब देखेंगे उसको भी हम कि हमको और कॉस्ट आयरन चाहिए, है ना, तो वो सब हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें अपना सेकंड बेस, क्यूफिलेशन। अगर हम इसकी बात करें तो इस मेथड को हम यूज करते हैं सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए, है ना। तो बस मैं फिर से बोलूंगा कि इसमें टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है ना, आपको टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है ना। दिस मेथड is used to purify silver containing impurities of lead molten metal। क्लियर? ओके, मतलब क्या हुआ कि इस मेथड का हम यूज करने वाले हैं प्यूरिफाई करने के लिए सिल्वर को, जो कंटेन करेगी एज ए इम्प्योरिटी किसको, लेड को। क्लियर? तो क्यूफिलेशन कुछ ऐसा होता है, थोड़ा बनाने की कोशिश करूँ, जो नाव होती है अपनी बोट, उसकी तरह से कुछ होता है ना, और इसको अपन नीचे से हीट कर देते हैं। यहाँ से मान लो आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ये बर्नर लगा दिया आपने, है ना, ये आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है, और इसमें आप क्या रख दोगे, मोल्टन मेटल, है ना, क्या है इसमें, मोल्टन मेटल, और इसको बोलते हैं हम क्यूपल। क्लियर है? ये हमारा या तो सीमेंट का बना होगा या फिर बॉन एस का बना होगा, है ना, किसका, बॉन एस या फिर सीमेंट। हालांकि ये सब जरूरत नहीं है किसका क्या बना होता है, क्योंकि आपको एक्चुअली बोर्ड में नहीं लिखना है। अगर बोर्ड में लिखना होता तो फिर आपको इन डायग्राम वायग्राम सबकी जरूरत पड़ती है। अभी सिर्फ आपको जरूरत है टर्मिनोलॉजी समझने की, है ना, किसकी, टर्मिनोलॉजी समझने की, है ना, कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, उसका मीनिंग क्या है। और यहाँ हम क्या कराते हैं, ब्लास्ट ऑफ एयर। क्लियर है? ओके, तो अब इस प्रोसेस में होता क्या है, जो पीवी है वो उसकी हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स किसके, ऑक्सीजन के। जब पीवी इसमें क्या है, एज ए इम्प्योरिटी है, जब पीवी की इसमें इम्प्योरिटी है और उसकी एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज़्यादा, तो फिर क्या करेगी, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है? ओके,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, पीवी हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू एजी, ठीक है। पीवी हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू एजी, क्लियर, ओके। तो यहां से आपने क्या लिया, मोल्टन मेटल, इसमें आपके पास क्या क्या होगा, एजी होगा और क्या होगा, पीवी होगा, जो कि आपकी एज इम्प्योरिटी है। तो आपने जब इसमें ब्लास्ट कराया किसका, एयर का, तो भाई अब मैं इससे नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना, जब एयर का ब्लास्ट कराया, ठीक है, तो यहाँ से जो पीवी है वो तो आपको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये पहले भी बोल चुके हैं एफिनिटी है इसके प्रति, ऑक्सीजन के प्रति, और फॉर्मेशन कर लेगी 2PVO, यानी कि उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है, जो कि वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल है तो वो वेपर फॉर्म में बाहर भग जाए, जबकि एजी है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा नो रिएक्शन। जब ये रिएक्शन नहीं करेगा तो ये तो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में क्या रहेगा, उसी फॉर्म में बना रहेगा, क्लियर है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है किसकी, क्यूफिलेशन की। इसमें से याद रखने वाली बात सिर्फ इतना सा है कि इसको हम सिल्वर की प्यूरिफाई के लिए यूज करते हैं, और पीवी इसमें एज ए इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसका थर्ड जो है मेथड 1 2 3, देखो आपने ये हम सब किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। ऑक्सीडेटिव जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होने वाला है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होने वाला है ना, तो इसलिए आपने देखा वैसिमराइजेशन में भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, क्यूफिलेशन में भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, और अब जो थर्ड है हमारा पोलिंग, इसमें भी हम क्या करेंगे, ऑक्साइड की ही इम्प्योरिटीज को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब देखो जैसे अभी तक अपन ने क्या था कि जो आपके पास मेटल था तो अदर मेटल की या अदर नॉन मेटल की क्या थी, उसमें इम्प्योरिटीज थी, बट पोलिंग में हम ऐसे मेटल की रिफाइनिंग कराते हैं या प्यूरिफिकेशन कराते हैं, ऐसे मेटल की प्यूरिफिकेशन कराते हैं जिसमें उसके खुद का ऑक्साइड हो, क्या हो, सेल्फ का ऑक्साइड हो, उसकी हम प्यूरिफिकेशन कराते हैं। तो इसमें लिखेंगे दिस मेथड is used when molten metal contains impurity of its own oxide, क्या बोला आपने, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन मोल्टन मेटल कंटेन इम्प्योरिटी ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड, जो खुद के ऑक्साइड की क्या करेगा, वो इम्प्योरिटीज रखेगा। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे दिस मेथड इज यूज्ड किस मेटल के लिए हम इसको यूज करेंगे, फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए करेंगे, एसएन के लिए करेंगे, क्लियर है, ओके। अब जैसे मैं जिसमें कॉपर की बात करूं Cu, तो इसमें जो एज ए इम्प्योरिटी होगी वो इसी का ऑक्साइड होगा, जैसे CuO, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसके लिए इम्प्योरिटी हो जाएगी। हमने यहाँ बोला ना कि खुद का ऑक्साइड होगा एज ए इम्प्योरिटी, है ना, ऑन ऑक्साइड दैट मींस खुद का ऑक्साइड, ठीक है। अब ऐसे SN की बात किया तो इसमें जो एज ए इम्प्योरिटी होगा वो कौन होगा, SnO2, ये क्या होगा इसमें, इम्प्योरिटी। जो खुद का ऑक्साइड है, जो मेटल है उसी का ऑक्साइड, उसमें क्या होगा, इम्प्योरिटी होगा। तो अब इस प्रोसेस में हम करते क्या है, एक ग्रीन बुल के साथ हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। पहले लिख लेते हैं, फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा डायग्राम के थ्रू। तो इसमें लिखेंगे इन दिस मेथड
In this method, molten metal is heated. Molten metal is heated with green pole of wood with green pole of wood, है ना, which release hydrocarbon gas and it converts metal oxide into metal। मतलब ये हुआ कि जो मोल्टन मेटल है उसको आपने हीट किया ग्रीन पोल ऑफ वुड, मतलब ग्रीन लकड़ी का कोई पुल ले लिया उसके साथ, है ना, तो जो मेटल ऑक्साइड है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेटल में। तो ऐसा क्यों हो पाएगा, क्योंकि जब आप इसको वर्न करेंगे ग्रीन पोल ऑफ वुड को, तो ये हाइड्रोकार्बन गैसेज रिलीज करेंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब हो गया जिसमें ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, जैसे कि CH4, है ना, तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगा और मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका प्रोसेस कुछ ऐसे रहता है। ये मान लो आपका ग्रीन पोल है, चलो ऐसे ही रख दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपने मोल्टन मेटल डाल रखा है इसके अंदर। ये आपने क्या भरना है, मोल्टन मेटल, और ये क्या है, ग्रीन पोल ऑफ वुड, क्लियर है। तो यहां से ये पोल है जो आपका, ये क्या रिमूव कर देगा आपसे, कार्बन या फिर CH4, क्या फिर CH4, इसी को अपने क्या बोला है, हाइड्रोकार्बन। ये क्या करेगा, रिलीज, है ना, कार्बन भी करता है, रेक बन जाती है, अपन उसे कार्बन बोलते हैं, ना, और CH4, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। और यहां से हम क्या कराते हैं इसमें, ब्लास्ट ऑफ एयर, ये तो जानते हो ना, एयर ज्यादा हो गई आग लगाने का काम करती है, ठीक है, ब्लास्ट ऑफ एयर O2, तो इसको जलने में आसानी हो गई, ठीक है। और अपन हीट भी कर देंगे भाई, चलो हीट कर दिया, यहाँ से बर्नर लगा दिया आपने। अब कोई बोला सर इतने छोटे से कितना हीट होगा, तो भाई बड़ा मान के चल लेना, समझाने के लिए, है ना, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, कुछ हाई टेम्परेचर, किस पे, हाई टेम्परेचर। तो एक्चुअली में इस मेथड में होता क्या है, अब देखो जो CH4 है आपका, जो कि रिलीज हो रहा है इसको जलने पर, और इसमें क्या है आपका, मोल्टन मेटल है। उस मोल्टन मेटल में क्या है आपका, ऑक्साइड है, CuO के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भाई ये करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा, C+, यहाँ से ऑक्सीजन तो 2 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और साथ में क्या करेगा आपका, यहाँ से H2O, ठीक है, और आपका क्या निकल जाएगा, अब यहाँ से जो Cu कॉपर आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बैलेंस कर ले रहा हूँ, पहले CO2 रिलीज किया तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 2 ऑक्सीजन आपके क्या हो गए यहाँ पे, तो टोटल यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन 4 है, 10 भी 4 है, कार्बन एक, कॉपर 4 है, तो यहाँ क्या कर दिया 4, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, Cu बैलेंस करके, है ना। तो ये अपना जो ऑक्सीडेटिव था वो आपका क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू, गुड बाय।